कभी सोचा है कि एक मशीन, बस एक मशीन, कैसे क्रांतियों को जन्म दे सकती है, साम्राज्यों को हिला सकती है और पूरी दुनिया को एक नई आवाज दे सकती है? आज हम उसी मशीन की कहानी में उतरने वाले हैं, प्रिंटिंग प्रेस की। नहीं, ये सिर्फ स्याही और कागज की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये तो उस बात की कहानी है कि कैसे कैसे विचारों को पंख लग गए, कैसे सत्ता को पहली बार सीधी चुनौती मिली और कैसे देखते ही देखते पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो ये है हमारी कहानी का हीरो। हाँ, देखने में तो ये बस लकड़ी और लोहे का एक ढांचा है ना? लेकिन इसी मशीन ने ज्ञान पर कुछ गिने चुने लोगों की जो पकड़ थी ना, उससे हमेशा के लिए तोड़ दिया। पर सवाल ये है कि इसकी कहानी शुरू हुई कहाँ से? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये कहानी यूरोप से शुरू होती है, लेकिन नहीं। इसकी शुरुआत तो सदियों पहले पूर्व में हुई थी। इसकी जड़ें थी चीन में। इसे कहते थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। सोचिए, चीन में कारीगर लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों पर एक एक अक्षर, एक एक तस्वीर कितनी मेहनत से उकीरते होंगे। हाँ, ये प्रोसेस बहुत ही धीमा था, लेकिन इसी ने पहली बार किताबों को हाथ से लिखने की जो मजबूरी थी, उससे आज़ादी दिलाई। और फिर धीरे धीरे ये तकनीक चीन से निकलकर जापान और कोरिया तक भी पहुंच गई। और यहीं आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ है चीन की वुड ब्लॉक तकनीक और दूसरी तरफ गुटेनबर्ग का वो क्रांतिकारी आइडिया। फर्क समझिए, एक में हर पन्ने के लिए एक नया ब्लॉक तराशना पड़ता था और दूसरे में बस अक्षरों को जोड़कर कोई भी पन्ना जब चाहे तैयार किया जा सकता था। यह सच में एक गेम चेंजर था। और इस क्रांति को सच कर दिखाया जर्मनी के एक सुनार ने, योहानेस गुटेनबर्ग। कमाल की बात यह है कि उन्होंने कोई नई चीज नहीं बनाई। उन्होंने तो वाइन बनाने वाले प्रेस, स्क्रू की तकनीक और धातु के अक्षरों जैसी पुरानी चीजों को मिलाकर एक ऐसी मशीन बना दी जिसने सच में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और इस नई टेक्नोलॉजी से जो पहली बड़ी किताब छपी, वो थी बाइबल। इस एक छपाई ने यह बात साबित कर दी कि अब किताबें बहुत बड़ी संख्या में, बहुत तेजी से और पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरी बन सकती हैं। ये एक नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत थी। गुटेनबर्ग की मशीन ने ना यूरोप में विचारों की एक ऐसी आग लगा दी थी जिसे बुझाना अब नामुमकिन था। जो ज्ञान अब तक सिर्फ मठों और महलों की दीवारों में कैद था, वो अब वहां से निकलकर आम लोगों के हाथों तक पहुंच रहा था। अगर इस क्रांति का स्केल समझना है तो जरा ये नंबर सुनिए। 15वीं सदी के खत्म होते होते यूरोप में करीब करीब 2 करोड़ किताबें छप चुकी थीं और अगली ही सदी में पता ये नंबर कहां पहुंचा? 20 करोड़। आप कह सकते हैं कि ये उस जमाने का इंटरनेट था, एक असली इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। जब किताबें इतनी आसानी से मिलने लगीं, तो एक बिल्कुल नया पढ़ने वाला तबका पैदा हो गया। लिटरेसी मतलब साक्षरता बढ़ी और लोगों में एक नई चेतना, एक नई सोच, सवाल करने की हिम्मत पैदा हुई। अब वो दुनिया को अपनी आंखों से देख रहे थे, ना कि सिर्फ राजा या चर्च के नजरिए से। और इस क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा कौन बना? मार्टिन लूथर। जब उन्होंने कैथोलिक चर्च की कमियों पर सवाल उठाए तो जानते हैं क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस ने उनके विचारों को जंगल की आग की तरह फैला दिया। उनकी वो फेमस 95 थीसिस, उसकी हजारों कॉपियां बस कुछ ही हफ्तों में पूरे यूरोप में पहुंच गईं। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। मार्टिन लूथर खुद इस मशीन की ताकत को बखूबी समझते थे। जरा सोच कर देखिए, वो दौर जब ज्ञान और धर्म ग्रंथों पर सिर्फ और सिर्फ चर्च का कंट्रोल था। तब पहली बार आम लोगों को अपनी भाषा में चीजें पढ़ने का मौका मिल रहा था। ये कोई मामूली टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं था, ये तो सत्ता के पूरे खेल को, उसके समीकरणों को बदलने की शुरुआत थी। तो अब ये कहानी यूरोप का समंदर पार करके हिंदुस्तान पहुंचती है और यहां आकर प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ एक मशीन नहीं रहती, वो आजादी और बदलाव का एक हथियार बन जाती है। भारत में इसकी एंट्री होती है 16वीं सदी में, पुर्तगाली मिशनरियों के साथ। उनका मकसद तो साफ था, ईसाई धर्म का प्रचार करना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द इस मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल अलग और बहुत बड़े मकसदों के लिए होने वाला था। और इस मशीन की असली ताकत को सबसे पहले पहचाना राजा राम मोहन राय जैसे महान समाज सुधारकों ने। साल 1821 में उन्होंने संवाद कौमुदी जैसे अखबार निकाले और उनका इस्तेमाल किया समाज में फैली बुराइयों पर एक बहस छेड़ने के लिए, लोगों को जगाने के लिए। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसी परंपरा को ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों ने आगे बढ़ाया। उनका अखबार था सोम प्रकाश,
जिसमें उन्होंने किसानों के हक की बात की और सामाजिक मुद्दों पर एक क्रिटिकल सोच को, एक आलोचनात्मक नजरिए को बढ़ावा दिया। तो इस तरह से भारत में प्रेस ने एक बिल्कुल नया रोल अपना लिया था। अब ये सिर्फ खबरें नहीं दे रहा था, ये सामाजिक बुराइयों की आलोचना कर रहा था, पब्लिक डिबेट के लिए एक मंच बन गया था, लोगों को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने के लिए हिम्मत दे रहा था और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे राष्ट्रवाद के विचारों की जमीन तैयार कर रहा था। और जाहिर है, जैसे जैसे प्रेस की आवाज बुलंद होती गई, उसका टकराव उस वक्त की हुकूमत यानी ब्रिटिश राज से होना तय था। ये अब हथियारों की नहीं, बल्कि विचारों की जंग थी। जब हिंदुस्तानी अखबारों ने खुले तौर पर सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना करनी शुरू की, तो अंग्रेज सरकार सच में घबरा गई। उन्हें यह साफ दिखने लगा कि ये प्रेस उनके राज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और बस यहीं से इसे कंट्रोल करने की, इसे दबाने की कोशिशें शुरू हो गईं। और इस दमन का चेहरा बने वाइसरॉय लॉर्ड लिटन। साल 1878 में उन्होंने वो बदनाम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया। अब इस कानून का मकसद क्या था? इसका सीधा निशाना थे भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबार। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी अखबार तो ज्यादातर सरकार की ही तरफदारी करते थे। असली चुनौती तो यहीं से मिल रही थी। और ये तो बस शुरुआत थी। ये दमन का एक पूरा सिलसिला था। 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन आया, फिर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट। मतलब सरकार ने एक के बाद एक ऐसे कानून बनाए जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, प्रेस की आज़ादी को पूरी तरह से कुचल देना। लेकिन हिंदुस्तानी पत्रकारिता ने हार नहीं मानी, और इसका सबसे शानदार, सबसे दिलचस्प उदाहरण है अमृत बाजार पत्रिका। हुआ ये कि जैसे ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ, तो इस बंगाली अखबार ने रातों रात, जी हां, रातों रात खुद को एक अंग्रेजी अखबार में बदल लिया, ताकि वो इस जालिम कानून की पकड़ से ही बाहर हो जाए। ये हिम्मत और दिमाग दोनों की एक बेमिसाल कहानी थी। और फिर जैसे जैसे आज़ादी की लड़ाई तेज होती गई, प्रेस उसका सबसे बड़ा, सबसे मजबूत हथियार बन गया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन जैसे अखबारों के जरिए पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया, एक आवाज दी। सच तो यह है कि प्रेस ने ही आंदोलन की हर छोटी सी चिंगारी को एक बड़ी मशाल बनाया और देशभक्ति की भावना को हिंदुस्तान के हर घर तक पहुंचाया। तो गुटेनबर्ग की उस मशीन ने बेजुबानों को एक आवाज दी थी। आज हम सब एक डिजिटल दुनिया में हैं, जहां हर किसी के पास अपनी आवाज है, अपना प्लेटफॉर्म है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने शोर में क्या हमारी आवाजें सच में सुनी जा रही हैं? और सबसे जरूरी सवाल, हम अपनी इस आवाज को सच्चा और असरदार कैसे बनाए रखें? ये सवाल तब भी अहम था और आज भी उतना ही अहम।